क्लास में हमने समझ लिया था कि फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स के टाइप देख लिए थे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो था गैलीलियो के लॉ। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो था गैलीलियो के लॉ। गैलीलियो के लॉ से ही हमें आइडिया मिला था। गैलीलियो के लॉ क्या थे? गैलीलियो के लॉ से हमें ये पता चला था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। तो न्यूटन ने उसी से आइडिया लिया और अपना एक सबसे पहला लॉ दिया। क्या लॉ बनाया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये देखो तीन पार्ट में बटा हुआ है न्यूटन का जो ये लॉ है फर्स्ट लॉ, इसके तीन पार्ट हैं। एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये दो काम अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, है ना। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम ना करे, तब तक वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहेगी। और यही बात गैलीलियो ने समझाई थी। गैलीलियो ने हमें यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि अगर हम एक फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड को इमेजिन करें तो उस फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड में क्या होगा, जो बॉडी अगर यहाँ से, ये हमने इस तरह से देखा था, आपको पता है, ये हमने इस तरह से देखा था कि अगर किसी बॉडी को यहाँ से अगर हम मोशन कराएं तो वो बॉडी इनफाइनाइट तक चलती ही चली जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन करती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक फोर्स काम ना करे। इसी को लॉ बनाकर न्यूटन ने सामने रखा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल और कैसा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमने एक नया टर्म सोचा। हमने सोचा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही क्यों रहना चाहती है? इसका मतलब वो बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जिस स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो वो कि अपने आप में आने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करती है, रोकती है, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा है? इनर्शिया। ठीक है, कि हर एक बॉडी के पास हमने सोचा कि कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज करने से वो अपने आप को रोकती है। अगर वो रेस्ट में है तो वही चाहती है कि मैं हमेशा रेस्ट में ही रहूं। अगर आप उसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। वो रेस्ट में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो चाहती क्या है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं। आप उसको फोर्स लगाकर स्टॉप करना चाहेंगे तब भी वो ये कोशिश करेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी के पास होती है, जो कि अपने आप में आने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, रोकती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया? इनर्शिया। और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आइडिया आया है हमें। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, इसका मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। वो बिना, अगर हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो वो अपने आप से क्यों नहीं मोशन में आ जाती है? तो इसका मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहती है ना। न्यूटन के लॉ से ही हमें ये आइडिया लगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो कोई बॉडी मोशन में है तो वो स्टॉप क्यों नहीं हो जाती है? इसका मतलब वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है। यानी कि जो जिस स्टेट में वो है हमेशा वैसा ही रहना चाहेगी और अपने आप में आने वाले चेंजेस को अपोज करेगी। जिस प्रॉपर्टी से वो अपोज करेगी उसका नाम हमने क्या रख दिया? इनर्शिया। ठीक है, तो व्हाट इज इनर्शिया? डेफिनेशन क्या बनाई आपने? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अपने आप से स्टेट ऑफ रेस्ट को ना चेंज करना और ना ही मोशन को चेंज करना, है ना। वो जो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो रेजिस्ट करती है अपने आप से आने वाले चेंजेस को, उसका नाम हमने इनर्शिया रखा। ठीक है, अब मान लो
इनर्शिया की अगर हम बात करें, इनर्शिया ये समझ आता है कि इनर्शिया है क्या चीज़ जो अपने आप में आने वाले चेंजेस को अपोज करता है जिस प्रॉपर्टी से बॉडी। अब जो इनर्शिया है वो कब कम है कम ज़्यादा है, इसको हम किस बात से मेजर करते हैं? सोचो आप, अगर मान लो मैं आपको एक खाली बॉक्स दे दूं, एम्प्टी बॉक्स, ये खाली बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक मैंने एक फुल भरा हुआ बॉक्स दिया, उतना ही बड़ा आपको एक फुल भरा हुआ बॉक्स दिया, ठीक है, ये अभी दोनों ही रेस्ट पर हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? रेस्ट पर, ठीक है। अभी यानी कि इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये कैसे रहना चाहते हैं? ये अभी रेस्ट पर है तो कैसे रहना चाहते हैं? रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये अब मुझे मेरे जो मेरा एक्शन है उसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूं लेकिन ये क्या चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, तो ये मुझे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैं इस पर भी फोर्स लगाऊंगा तो ये भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा। तो अब ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स फुल भरा हुआ है, तो बताओ कौन इजीली मुझे रोक पाएगा अगर मैं दोनों पर इक्वल फोर्स लगाऊं? मैंने सपोज करो 5 फोर्स इस पर लगाया और 5 फोर्स इस पर लगाया, तो मुझे कौन आसानी से रोक लेगा? भरा हुआ बॉक्स जो है वो मुझे आसानी से, मैं अगर इसको किक करूं तो जो खाली बॉक्स होगा उसको किक करते ही वो आगे बढ़ जाएगा, वो मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन भरा हुआ बॉक्स से मैं उसे किक करूंगा वो आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब इजीली ये वाला नहीं जाएगा। क्यों? इसका मतलब इसके पास वो वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है। कौन सी वाली? जो इसे उस रेस्ट वाली स्टेट में रोक सकती है। यानी क्या ज्यादा है इसके पास? इनर्शिया, है ना? ये बात आती है समझ में? तो इसका मतलब ये, अच्छा इनर्शिया इसके पास ज्यादा क्यों है? तो हमने ये सोचा चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हम फुटबॉल लेते हैं, ठीक है, एक फुटबॉल लिया, जितना बड़ा फुटबॉल होता है हमारे पास उतना ही बड़ा हमने एक स्टोन लिया, पत्थर, उतना ही बड़ा पत्थर लिया और सपोज करो उतना ही बड़ा हमने फुटबॉल लिया, ठीक है। हमने फुटबॉल को किक किया, जितने फोर्स से मैं फुटबॉल को किक करता हूं फुटबॉल बहुत दूर चला जाता है, उतने ही फोर्स से मैंने स्टोन को, पत्थर को किक किया, पत्थर हिला भी नहीं अपनी जगह से, जबकि फोर्स मैंने दोनों पर सेम लगाया। तो फिर मैंने सोचा अच्छा इसका मतलब यह है कि ये तो रेस्ट से मोशन में आ गया लेकिन ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहा, इसको किसने रोक के रखा होगा? तो आंसर है इनर्शिया ने। तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। इसका इनर्शिया ज्यादा है, इस बात का ये इनर्शिया इसका ज्यादा क्यों है? तो आंसर है कि इसका क्या ज्यादा है? मास, स्टोन का मास ज्यादा है। और अगर फुल वाले बॉक्स की बात करें, जो हमने फुल बॉक्स का एग्जांपल लिया था, उस फुल बॉक्स में भी वो क्यों नहीं मैं उसको हिला पाया? क्योंकि उसका क्या ज्यादा था? मास। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका क्या ज्यादा होगा? इनर्शिया। ये वाली बात आई समझ में? तो इसका मतलब इनर्शिया का मेजरमेंट हम किस क्वांटिटी से करेंगे? तो आंसर है मास से। मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, ठीक है। यहां से मैं आपको एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, वो मैं लेता हूं और आप मुझे बताएंगे कि किसका इनर्शिया ज्यादा किसका इनर्शिया कम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? अ रबर बॉल और सेम स्टोन और स्टोन ऑफ सेम साइज। एक रबर की बॉल ली जाए और एक स्टोन लिया जाए, उसमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? बताइए। स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्योंकि क्यों ज्यादा होगा बताइए? स्टोन का मास ज्यादा होगा। यस करेक्ट। पेज नंबर बताइए इन टेक्स्ट में, पहला क्या है मुझे दिखाइए। ये बच्चों पेज नंबर है एनसीईआरटी का 118, पेज नंबर 118 और इसका पढ़ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? आर रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो रबर बॉल और स्टोन में से हम जानते हैं कि स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन किससे? रबर बॉल, ठीक है। रबर बॉल से, रबर बॉल ही गिवन है, हाँ रबर बॉल, बिकॉज स्टोन हैज मोर मास, ठीक है। ये वाली बात आई समझ में? अच्छा फिर से
बी पार्ट इसका देखिए, ये हो गया ए पार्ट, बी पार्ट। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, साइकिल और ट्रेन में से किसका इनर्शिया ज्यादा? ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा, है ना। अगर आप साइकिल को पुश करोगे साइकिल तो आगे बढ़ जाएगा, तो अगर ट्रेन को पुश करेंगे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात का मतलब यह है कि ट्रेन के पास अपनी स्टेट को रखने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, और स्टेट को वैसा ही रखने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इनर्शिया। क्यों ऐसा ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रेन का क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्रेन हैज मोर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू बाइसिकल। ठीक है ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद एक और इन्होंने पार्ट बनाया है, उसको भी देखते हैं। अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए वाला जो कॉइन आता है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा या 5 रुपीज वाले कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा? तो आंसर है, हमने देखा है कि 1 रुपीज वाला कॉइन हल्का होता है, 5 रुपीज वाला थोड़ा भारी होता है। तो 5 रुपीज वाला कॉइन का मास क्योंकि ज्यादा होता है इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 5 रुपीज कॉइन हैज मोर इनर्शिया देन 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, ये आपका इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया वाली बात समझ आई। फिर से, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे हाथ पर ऐसा रखा है, अगर मैं इस पर कोई एक फोर्स ना लगाऊं तो ये ऐसा ही रखा रहेगा। इसको कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हमेशा ऐसा ही रखा रहता है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। अगर मैं इसमें चेंज लाने की कोशिश करूंगा ये, लेकिन ये फिर भी यही चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, है ना, तो वो प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। और अगर मैं दो ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये दो ऑब्जेक्ट, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो हमने कहा किसका इनर्शिया ज्यादा? तो मुझे इसको सेम फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो इसको मैं इजीली हिला दूंगा, इसको इजीली मोशन में ले आऊंगा, इसको उतना इजीली मोशन में नहीं ला पाऊंगा। तो हमने कहा अच्छा इसका मास ज्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। ठीक है, इनर्शिया के भी कुछ अपने अपने टाइप हैं। इनर्शिया के जो टाइप हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में सबसे पहला बच्चों हमारे पास जो टाइप आता है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला टाइप हमारे पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। या इसको ऐसे समझो कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने आप, जब वो रेस्ट में होती है तो वो हमें अपने आप में आने वाले चेंजेस, यानी कि मोशन में आने से अपने आप को क्या करती है? अपोज करती है, रोकती है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही जिस प्रॉपर्टी की वजह से रहना चाहती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि वो अपने आप को मोशन में लाने से रोकती है, उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखो ये सपोज करो बच्चों, ये एक बस है। ये बहुत आसानी से मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का समझा रहा हूं। ये सपोज करो बच्चों एक बस है, ठीक है, और इस बस में हम लोग खड़े हुए हैं। ये ऐसे एक बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, उसकी, ये जो बच्चा बस के अंदर खड़ा हुआ है ये इसकी बॉडी के दो पार्ट हैं। हमने दो पार्ट में कंसीडर किया उसकी बॉडी को, एक उसकी बॉडी का अपर पार्ट और एक उसकी बॉडी का लोअर पार्ट। ये इसकी बॉडी, इस बच्चे की बॉडी का, इस पर्सन की बॉडी का लोअर पार्ट है और ये वाला पार्ट अपर पार्ट है। बस अभी कैसी है? तो हमने कहा बस अभी रेस्ट में है। ठीक है, अगर बस रेस्ट में है तो उस पर्सन की बॉडी का लोअर पार्ट कैसा है? क्योंकि वो इसके साथ अटैच है। और अपर पार्ट भी अभी कैसा है? रेस्ट में। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, फिर से ये एक बस है, ये एक पर्सन है। इस पर्सन, क्योंकि बस रेस्ट में है तो इस पर्सन का बॉडी का लोअर पार्ट जो कि इसके साथ कनेक्टेड है रेस्ट में है, और अपर पार्ट भी अभी कैसा है? रेस्ट में। ठीक है, फिर हमने कहा कि ड्राइवर ने बस को चलाना स्टार्ट कर दिया। जब वो बस को चलाना स्टार्ट करेगा तो बस कैसी हो गई? मोशन में आ गई।
बस कैसी आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, यहां जो ये पर्सन खड़ा हुआ था, अब क्योंकि इसकी लोअर बॉडी इस बस के साथ कनेक्ट है, तो जब बस मोशन में आई होगी तो बॉडी का लोअर पार्ट भी कैसा हो गया होगा, मोशन में। लेकिन अपर पार्ट तो कनेक्टेड नहीं था, लोअर पार्ट कनेक्ट था, तो वो भी कैसा हो गया, मोशन में। लेकिन अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, वो कैसा रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। तो वो कैसा रहना चाहेगा, रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। अब आप सोचो कि अगर मेरी बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला जाए और मेरा अपर पार्ट रेस्ट में रहे, तो लोअर पार्ट आगे चला जाएगा और मैं किस साइड में गिरूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर गिरूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला पार्ट आगे निकल गया और ये पीछे रह गया, तो वो पर्सन किधर गिर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है, आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम बस में खड़े होते हैं और बस एकदम से चलना स्टार्ट होती है, हम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा आंसर क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बात आई समझ में। तो एक बार फिर से, बस रेस्ट में है, लोअर पार्ट रेस्ट में है, अपर पार्ट भी रेस्ट में है। ड्राइवर ने बस को चलाना शुरू किया, बस मोशन में आ गई, लोअर पार्ट इससे कनेक्टेड था तो वो भी मोशन में आ गया। बट अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट में रहने की, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब ये पार्ट रेस्ट में रहा और ये नीचे वाला पार्ट आगे बढ़ गया, तो वो किधर गिरेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात आई समझ में। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस स्टार्ट मोशन, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। करेक्ट, ये बात आती है समझ में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक ब्रांच है, ठीक है, किसी ट्री की ब्रांच है और इसमें यहां पर ये लीव्स लगी हुई हैं ऐसे, या मैंगो मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको ठीक लगता हो, लीव्स या मैंगो कुछ भी मान लो, ठीक है। ये ब्रांच है और ये वाला पार्ट इस ब्रांच से कनेक्ट है और यहां पर मैंगो या लीव्स आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्रांच कैसी है, तो आंसर है रेस्ट में, ठीक है। ये जो इसका पार्ट है, ये जो पार्ट है इस मैंगो का या लीव का, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। लीव भी कैसी हैं, रेस्ट में। आपने क्या किया या किसी बच्चे ने क्या किया, कोई बच्चा आया और इस ब्रांच को हिलाना शुरू कर दिया, है ना। ब्रांच को जब वो हिलाना शुरू करता है, क्यों हिलाता है वो, कि मैंगो नीचे गिर जाए, है ना। या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपने उसको हिलाना शुरू किया, शेक करना शुरू किया, तो जो पत्तियां थी वो नीचे गिरना शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आंसर है कि ये जो ब्रांच है ये अब कैसी आ गई है, मोशन में, मोशन में आ गई। इसके साथ ये वाले जो पार्ट जो कि इससे कनेक्टेड थे वो सब के सब कैसे आ गए, मोशन में आ गए। और ये वाले जो पार्ट जो कि यहां पर थे, ये सारे के सारे पार्ट कैसा रहना चाहते हैं, रेस्ट में, ठीक है। अब ये मोशन में आया, ये मोशन में आया और ये कैसा रहना चाहता है, रेस्ट में। तो अगर ये मोशन में आएगा तो ये आगे निकल जाएगा और ये कहां रह जाएगा, पीछे, तो ये उससे डिटैच हो जाएगा। जो चीज इसके साथ अटैच थी, अगर ये मोशन में आ जाएगी तो ये पीछे रह गई, तो ये इससे क्या हो गई, अलग हो गई और ये नीचे गिर जाएगा। ये बात आती है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये रहता है। तो ये यहां पर ये जो लीव्स का ये वाला पार्ट है, स्टार्टिंग में ब्रांच रेस्ट में थी, ये पार्ट रेस्ट में था, लीव भी रेस्ट में थी। फिर जब ये मोशन में आया तो ये पार्ट भी मोशन में आया, बट इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट में रहने की। तो ये रेस्ट में रहने की नेचुरल टेंडेंसी रखता था, इसलिए ये यहीं पर रहा और ये मोशन में आ गया आगे, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये गिर जाएगा नीचे। ये बात आती है समझ में, ठीक है। फिर से एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझो। ये दो एग्जांपल समझ आए, लीव्स वाले और बस वाले, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं हम। और इसके बाद एक और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं, मैं वो सारे एग्जांपल आपके साथ अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ये एक कारपेट है, ठीक है। इस कारपेट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं,
बहुत सारे डस्ट पार्टिकल। ओके, आपने क्या किया, इस कारपेट को पीटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक बैट लिया और एक बैट से इसको पीटना स्टार्ट कर दिया। क्या देखोगे, इसमें से धूल निकलना स्टार्ट हो गई, डस्ट पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो गए। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो आंसर है कि जो कारपेट है वो कैसा है, पहले स्टार्टिंग में कारपेट कैसा था, रेस्ट में। जो ये डस्ट पार्टिकल हैं ये भी कैसे हैं, रेस्ट में। अब आपने बैट से इसको पीटना स्टार्ट किया, किसको, कारपेट को, तो कारपेट कैसा आ गया, बट इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की। तो अब कारपेट के साथ ये अटैच हैं ऐसे। अब कारपेट क्योंकि मोशन में आया, तो अगर ये भी मोशन में आते तो ये उसके साथ चले जाते, लेकिन कारपेट मोशन में आया, ये रेस्ट में ही रहे, तो ये कारपेट आगे निकल गया, ये पीछे रह गए, ये नीचे गिर जाएगा। ये बात आई समझ में, ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। तो इसलिए डस्ट पार्टिकल इस कारपेट से अलग हो जाते हैं। ये बात आती है समझ में। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं, तीनों एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। लीव्स वाला ये, या मैंगो से समझ लो इसको, ये समझ आ गया था लीव्स वाला, इसको मैंगो से समझ लेते हैं, मैंगो वाला से समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में ये पार्ट कैसा है, रेस्ट में, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट कैसा है, रेस्ट, ठीक। अब इसको चेंज करिए, ये वाला पार्ट कैसा है, मोशन में आया, क्योंकि आपने इसको शेक कर दिया ब्रांच को, ठीक है। ब्रांच को जब आपने शेक किया तो ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट था, तो ये कैसा रहा, ये भी कैसा हो गया, मोशन में। बट इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, ये रेस्ट में था, ये कैसा रहना चाहता था, रेस्ट में। तो जब आप इसको शेक करोगे तो ये वाला पार्ट मोशन में आएगा, अप या डाउन या इधर और इधर, यही करेगा ये। तो जब ये मोशन में आएगा तो ये नेचुरल टेंडेंसी इसकी रेस्ट में रहने की थी, तो ये मोशन में आया और ये रेस्ट में ही रहा, तो ये इससे अलग हो गया। और जब अलग होगा तो ऑफ कोर्स नीचे ही गिरेगा। ये वाली बात आई समझ में। तो इस तरह से ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। ये हुआ एक टाइप आपका ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो आपका टाइप होता है बच्चों, वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन में इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, और मोशन से रेस्ट में आना को वो अपोज करती है, मोशन से रेस्ट में आने को अपोज करती है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहती है और रेस्ट में आना अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये बस है, ये एक बस है, इसमें एक ये पर्सन है जिसकी बॉडी को हमने 2 पार्ट में कंसीडर किया है, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। स्टार्टिंग में बस आराम से चल रही है, तो इसका मतलब बस कैसी है, मोशन में। बॉडी का लोअर पार्ट कैसा है, मोशन में। बॉडी का अपर पार्ट कैसा है, नो, मोशन में। बस में हम बस में खड़े हुए हैं, बस चल रही है, अब हमारी बॉडी का सारा पार्ट कैसा है, मोशन में। इसको स्टार्टिंग से समझो। जब बस खड़ी हुई थी तो सब कुछ रेस्ट में था, ठीक है। फिर बस चलना स्टार्ट कर देती है तो लोअर पार्ट कैसा आया, लोअर पार्ट मोशन में आया, ठीक है। फिर अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में रहने की, तो हम किधर गिरे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोगों को एक झटका लगता है पीछे, लेकिन हम गिर थोड़ी जाते हैं, है ना। फिर हमने अपने आप को संभाल लिया। अब यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक जैसा वर्क कर रहा है, यानी कि अब सब कुछ कैसा हो गया, मोशन में आ गया। तो जब आप बस मोशन में होती है तो आपकी बॉडी, अब होल बॉडी किस स्पीड से मानी जाएगी, जिस स्पीड से बस जा रही है उसी स्पीड से आपकी बॉडी जा रही है, हाँ या ना। तो यानी कि उसमें भी मोशन है बस में, और आपकी होल बॉडी में मोशन है। तो ये बस मोशन में है, इसका लोअर पार्ट मोशन में है और अपर पार्ट भी कैसा है, अब मोशन में, ठीक है। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो बस कैसी हो जाएगी, रेस्ट में, ठीक है। बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो कि इससे कनेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, रेस्ट में। बस रेस्ट में आ गई और ये पार्ट इससे कनेक्टेड है तो ये भी कैसा हो गया, रेस्ट में। बट अपर पार्ट की अभी टेंडेंसी क्या है, कैसा रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। तो यहां पर मैंने लिखा मोशन,
अब आप सोचिए कि बस अगर रेस्ट में आई तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाएगा, बट अपर पार्ट क्या करना चाहता है, मोशन में ही रहना चाहता है। तो बताइए क्या होगा। तो आंसर है कि अगर ये रेस्ट में रहेगा और ये मोशन करेगा तो ये बॉडी कहां गिरेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर गिरेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि ये रेस्ट में है ना। अपर पार्ट कहां जाना चाहता है, वो मोशन ही करना चाहता है, तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात आई समझ में। सो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक। ठीक है, वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। क्लियर है। तो एक बार फिर से, स्टार्टिंग में बस मोशन में है, लोअर पार्ट मोशन में है, अपर पार्ट भी मोशन में है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस रेस्ट में आ गई। लोअर पार्ट क्योंकि इससे कनेक्टेड था तो वो भी कैसा आ जाएगा, रेस्ट में। बट अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, वो कैसा रहना चाहता है, मोशन में। तो ये रेस्ट में आया, ये मोशन में रहा, तो ये किधर गिरेगा जाकर पर्सन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सारा काम किस वजह से हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो इसी तरह के हम और भी एग्जांपल बना सकते हैं बच्चों। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा या किसी को देखा होगा कि अगर आप चलती हुई ट्रेन से, स्पीड में है ट्रेन, ठीक है, या बस स्पीड में है, किसी व्हीकल में अगर कोई वो व्हीकल चल रहा है और आप उससे कूद जाते हैं तो वो किधर गिरोगे आप, सोचो, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरोगे, है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं हम, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ स्पीड ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्यों, देखो आपको ऐसा लगता है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरे। देखो बस ये कैसा है, मोशन में। अच्छा, ये वाला पार्ट कैसा है, मोशन में, और ये वाला पार्ट कैसा है, मोशन में। यहां पर जो ग्राउंड सरफेस है वो कैसी है, रेस्ट में। अब अगर आप जंप करोगे यहां पर, है ना, तो जंप करने पर देखो क्या होगा, ये वाला मोशन, ये वाला पार्ट जो कि मोशन में था, क्योंकि यहां आया है तो ये कैसा रहना चाहेगा, बताओ, रेस्ट में। कैसा आएगा, कैसे, क्योंकि इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा। बट अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी बताओ कैसी है, मोशन में। तो बताइए हम बैकवर्ड गिरेंगे कि फॉरवर्ड गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस, तो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। जैसे ही आप जंप करोगे तो जंप करते ही जैसे आप आओगे, आप आगे की तरफ झुक जाओगे। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ अभी कैसा है, मोशन में। जैसे ही आपने जंप किया, क्योंकि अर्थ सरफेस जिस पर आप जंप कर रहे हो वो कैसी है, आपका लोअर पार्ट कैसा हो जाएगा, वो क्योंकि उससे कनेक्ट हो गया। बट अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी कैसी है, तो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात आई समझ में। तो ये सब कहानी क्यों बनी, ये किसकी वजह से हुई, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्लियर है ये वाली बात। ठीक, थर्ड टाइप है बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने दो देख लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड टाइप आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाम से पता चल रहा है, जैसे रेस्ट से पता चल रहा था कि किसी भी बॉडी का रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी, उस टेंडेंसी का नाम क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसी मोशन, इसी तरह से डायरेक्शन, कि कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में रहती है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, देखो मान लो सपोज करो आप लोग, ये एक बस है, ठीक है, ये क्या है, एक बस, और इस बस के ऊपर यहाँ पर एक लगेज रखा हुआ है ऐसे। ओके, ये जो बस है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बस की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। बस की डायरेक्शन ये है, तो लगेज की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो बस की डायरेक्शन है वही लगेज की डायरेक्शन है। अगर आप बस में खड़े हुए हैं तो बस अगर ऐसा जा रहा है, इसका मतलब आप भी ऐसे जा रहे हो,
है ना। तो अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो लगेज भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। ठीक है, अब सपोज करो बस ड्राइवर ने सडनली टर्न किया बस को, तो बस ऐसे ही लेकर गया, वो घुमाया उसने। अब किसकी डायरेक्शन चेंज हुई है? ये बस की डायरेक्शन चेंज हो गई। बट इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। तो लगेज की डायरेक्शन अभी भी क्या है? ऐसा, और बस टर्न कर गई। तो अगर बस इधर चली जाएगी और लगेज ऐसा ही जाएगा तो बस उधर चली जाएगी, लगेज इधर गिरेगा, हाँ या ना। बस इधर टर्न हो गई, लगेज नीचे गिर जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये वाली बात आई समझ में? तो इसीलिए ये हमें एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप बस की छत पर सामान को रखोगे तो उसे टाइट करके रखोगे, उसे किसी रस्सी से बांध दोगे। आपने कार के ऊपर जब आप सामान रखते हो, अपनी कार के ऊपर कहीं बाहर घूमने जाते हो तो क्या करते हो? उसको बांध देते हैं हम। क्यों बांध देते हैं? अगर नहीं बांधेंगे तो अगर हम तेजी से जा रहे हैं और हम टर्न करेंगे, लगेज हमारा आगे गिर जाएगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, हाँ या ना। तो इस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो अलग गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि हम उसको बांध कर रखें। ठीक है, तो ये 3 टाइप आपके हो गए, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन पर बेस्ड हमारे पास जो भी बच्चों क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर है 118 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रबर बॉल और स्टोन में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा ये देख लिया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं इसी पेज नंबर पर 3rd नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम ब्रांच को बहुत तेजी से हिलाते हैं तो बताइए लीव्स अलग क्यों हो जाती हैं? किस टाइप के इनर्शिया की वजह से होती होंगी? बोलो, रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन? बोलो, इनर्शिया ऑफ। सोचो, देखो फिर से हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। जब भी हमें आंसर देना है तो हम इस तरह से सोचेंगे जो मैंने आपको करके दिखाया। ये ब्रांच है, ये ब्रांच का ही एक पार्ट है, ये लीव्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब कैसा है? रेस्ट में, यानी कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में है। ठीक है, अब हमने इसको शेक किया, हिलाया, हिलाने पर क्या होगा? ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? मोशन में, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी कैसा हो जाएगा? बट ये वाला पार्ट कैसा रहना चाहेगा? है ना, ये वाला पार्ट कैसा रहना चाहेगा? रेस्ट में, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से अलग हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखोगे, ये सारी लाइन लिखोगे, फिर लिखोगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आती है बात? ठीक है, इसके बाद व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक लगेंगे तो बताइए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस इनर्शिया की वजह से गिरते होंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि देखो, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे हैं, इस बात का मतलब हमारा अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी कैसी है? मोशन में रहने की, इसीलिए तो हम फॉरवर्ड गिरे होंगे। तो यानी कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ये वाला पार्ट फिर से समझना है तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखा जा सकता है, तो उसमें आपको ये वाली बात फिर से समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एंड फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब बस रेस्ट से एक्सेलरेट करती है, मतलब रेस्ट से मोशन में आती है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? किस इनर्शिया की वजह से? हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारे अपर पार्ट की टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की, जबकि लोअर पार्ट बस के साथ कैसा हो जाता है? मोशन में, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो इसके आंसर आएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी पेज पर बच्चों एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। A football of player kick a football to another player of his team.
एक प्लेयर ने बॉल को यहां से यहां पर, अनदर प्लेयर दूसरे प्लेयर को सेंड किया, बॉल को किक करके भेजा, ठीक है। हु किक द बॉल टुवर्ड्स द गोल, और इसने गोल की तरफ भेजा बॉल को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। इधर जो गोलकीपर खड़ा हुआ था उसने बॉल को कलेक्ट किया और किक करके अपनी टीम के पर्सन को भेज दिया। तो बताइए कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। नंबर 1 फोर्स यहां से लगेगा, ठीक, एक फोर्स इसने लगाया यहां पर, फिर उसके बाद दूसरा फोर्स यहां पर लगा, ठीक, यहां से लगाया गया, फिर तीसरा फोर्स यहां पर लगाया गया होगा, है ना। बॉल आया, बॉल को कलेक्ट करने के लिए फोर्स लगाया किसने, गोलकीपर ने, या हम कहें बॉल ने गोलकीपर पर फोर्स लगाया, ठीक। फिर उसने कनेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद फिर उसने किक किया, तो गोलकीपर ने फिर से क्या किया, फोर्स लगाया। फोर्स नंबर 4 यहां पर आया होगा, है ना, यहीं से चला होगा, मुझे बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, फोर्स नंबर 4 यहीं से चला होगा, ठीक है। तो पहला फोर्स यहां पर लगा, दूसरा फोर्स यहां पर लगा, फिर जब इसने किक किया होगा तो गोलकीपर ने उस बॉल को पकड़ा होगा तो एक फोर्स लगाया होगा, है ना। फिर उसके बाद यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक आने में फिर से उसको फोर्स लगाना पड़ा होगा, तो ये 4th नंबर का फोर्स हो गया। 4 बार फोर्स लगेगा और 4 बार उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा।